गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए भैया, आज क्लास स्टार्ट करते हैं और आज फिर से हम एक बार समुच्चय को पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, समुच्चय यानी सेट्स को पढ़ने वाले हैं। और सेट्स के अंतर्गत हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया था। हम लोग 1.5 यानी प्रश्नावली 1.5 हम लोग देख रहे थे गुरुजी। प्रश्नावली 1.5 हम लोग देख रहे थे। प्रश्नावली 1.5 हम लोग कर रहे थे, है ना जी। कितने लोगों का पूरा हो चुका है? कितने लोगों का हो चुका है? ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ था। आज हम लोग इसको ट्राई करते हैं कि पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। हमने 1.5 में बेसिकली पढ़ा था पूरक। क्या पढ़ा था? पूरक। पूरक पढ़ा था, पूरक यानी कंप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीमेंट। ठीक है, हम लोगों ने पूरक पढ़ा था। पूरक का मतलब ए डैश, ए डैश का मतलब यू माइनस ए, यू माइनस ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए। ठीक है, ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए। ये चीज़ में हम लोगों ने पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए भाई, नन भाई, चलो आगे, आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिकली, है ना। चलो भाई, ए डैश का मतलब यू माइनस ए। चलो हो गया। चलो भाई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। तनिक देर में क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? मुंह बा देते हो। क्या हुआ सर? चलो भाई, अच्छा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? पूरक में ही हमने कुछ गुणधर्म पढ़े थे। हम लोगों ने पूरक में ही वो भी पढ़ लिया था। क्या भैया? डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़े थे। डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़े थे। सभी को याद है क्या डी मॉर्गन्स थ्योरम? डी मॉर्गन्स थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था। डी मॉर्गन्स थ्योरम यानी प्रमेय पढ़ा था। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था डी मॉर्गन्स के थ्रू। डी मॉर्गन्स के थ्रू हमने क्या पढ़ा था? डी मॉर्गन्स के थ्रू क्या पढ़ा था कि ए यूनियन बी का अगर डैश अगर पूछा जाए तुमसे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। या ऐसा कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का अगर देखा जाए तो ए डैश यूनियन बी डैश होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। कितने लोगों को यहाँ तक की चीज़ें डन है भैया? जल्दी से एक बार बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रक्रिया को, जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, जल्दी से एक बार बता दो, क्या यहाँ तक सबको कंप्लीट है? कहाँ तक हो चुका था? कहाँ तक हो चुका था भाई? कहाँ तक हो चुका था भाई साहब? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था। ठीक है, 4 तक कंप्लीट हो चुका था। डन। पांचवा करना है, छठवां करना है, सातवां करना है, यही ना। पांचवा, छठवां और सातवां करना है। कितने लोगों का सातवां नंबर सवाल हो चुका है? एक बार बता दे भैया, कितने लोगों को सातवां नंबर सवाल हो चुका है 1.5 का? पहले तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, इसलिए ये सवाल बड़ा ही आसान है, इसलिए इसको सबसे पहले कर लेते हैं। हमने कुछ गुणधर्म बताए थे, उसी गुणधर्म से रिलेटेड ये सवाल है। ए यूनियन ए डैश हो तो क्या होता है? आप लोगों को बताया हूं मैं कि ए यूनियन ए डैश हो तो क्या होता है। बताइए, ये चीज तो मैंने आपको बता दिया था कि ए यूनियन ए डैश हो तो क्या होगा। भैया ए डैश भी हो ए भी हो तो आप लोगों को पता है वो यू होता है। क्या होता है? यू होता है, सभी को पता है। किसी बच्चे को कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द? जैसे मान लो इस चीज को हमने बताया था कि नहीं बताया था? आप लोग कल की क्लास देखो, यू बराबर अगर 1 2 3 4 और 5 है, और ए बराबर अगर आपके पास मान लो 1 2 है, और बी ए डैश बराबर अगर मान लो आपके पास 1 और 2 हटा दो, 3 और 4 और 5 है। ठीक है, तो भैया अगर तुमसे पूछा जाए कि ए और ए डैश को मिलाओगे तो क्या होगा, ए और ए डैश को मिलाओगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 ही तो मिलेगा, यानी यू मिलेगा। ठीक है, सिंपल। चलिए, अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि अगर फाई हो, अगर फाई, फाई एक रिक्त समुच्चय हो, इंटरसेक्शन ए हो, इंटरसेक्शन ए हो, इंटरसेक्शन ए हो, तो भैया फाई और ए में क्या कॉमन चीज मिलती है? सिंपल सी बात है, कॉमन चीज हमें सिर्फ फाई मिलती है, रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। ये तो मैंने आपको बताया ही था ना बेटा, ये तो मैंने आपको बताया ही था, है ना, ये तो मैं आपको बता ही दिया था। तीसरा, सही बात है, फाई था कि फाई, क्वेश्चन में फाई है कि फाई डैश है? एक बार बता दो भैया, फाई है कि फाई डैश है? अगर फाई होगा तो डैश, फाई है कि फाई डैश भी है? अगर फाई है, देखिए कुछ कुछ लोगों की किताब में ये सिर्फ फाई इंटरसेक्शन ए होगा, किसी किसी किताब में फाई डैश होगा, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश का मतलब भैया फाई नहीं, इसका तो यही मतलब है ना, फाई नहीं। तो इस केस में याद रखना, इस केस में ए हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। अगर सिर्फ फाई होगा, इंटरसेक्शन ए होगा, तो अगर फाई और ए समुच्चय में अगर देखा जाए कॉमन क्या है तो फाई हो जाएगा। लेकिन अगर फाई डैश, फाई डैश का मतलब फाई नहीं है, उसके अलावा समुच्चय ए होगा, इसका मतलब तो ए हो, तो ए और ए में क्या भैया कॉमन होगा? तो ए ही तो होगा। ठीक है, बात समझ गए? दोनों में अंतर है, ये दोनों सवाल में अंतर है। ये अलग सवाल एक मैंने बना दिया, ये एक अलग सवाल, और बहुत सारी किताब में ये सवाल भी होगा, बहुत सारी किताब में ये सवाल भी होगा। ठीक है, तो दोनों बातें मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल है ए यूनियन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अगर कोई समुच्चय ए है, एक समुच्चय ए डैश है, तो जमीन आसमान का अंतर होगा ना। जैसे मान लो यू बराबर अगर तुम्हारे पास 1 2 3 4 और 5 है, और ए बराबर आपके पास मान लो 1 2 है, और तुमसे कहा जाए ए डैश क्या होगा, तो ए डैश तुम्हारा 3 4 5 होगा, 3 4 5 होगा, यही तो होगा। ए डैश क्या होगा? 3 4 5 होगा। ए डैश तुम्हारा क्या होगा? 3 4 5 होगा, यही होगा। तो अगर तुमसे कहा जाए कि ए और ए डैश में ये बताइए कॉमन क्या चीज़ है? कुछ भी तो नहीं,
कुछ भी नहीं, फाई है गुरुजी, फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है यानी फाई है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? क्लियर है भैया? क्लियर है बातें? अब यहाँ पे सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल को बड़ा अच्छे से समझिएगा कि अगर यू लिखा है, यू और यू का डैश लिखा है, यू डैश, यू का यू के ऊपर डैश लिखा है, एक बार देखिएगा, यू के ऊपर डैश लिखा है, यूनियन ए लिखा है, यूनियन ए लिखा है, तो भैया बताइए क्या होगा? यू मतलब समुच्चय है, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, सपोज दैट। ठीक है, और एक बात बताओ, यू है हमारे पास और यू डैश क्या होगा फिर? मतलब यू डैश का मतलब यू में से यू को घटा दोगे तो फाई ही तो बचेगा, सिंपल सी बात है। तो फाई और यूनियन ए, ए मान लो कोई समुच्चय हो सकता है, तो फाई और यूनियन ए में क्या होगा? इन दोनों का सम्मिलन क्या होगा? ए ही तो होगा, सिंपल सी बात है, ए होगा, ए होगा, सही बताइए। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन अगर पूछ दे, अगर यूनियन पूछा है तो ए हो जाएगा, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। अच्छा, बहुत सारे किताब में सवाल ये भी होगा, बहुत सारी किताब में सवाल ये भी होगा, यू डैश इंटरसेक्शन ए, मतलब अगर यू डैश अगर फाई है तो फाई इंटरसेक्शन ए हो तो क्या होगा? फाई और ए में कॉमन क्या चीज है? आप बताओ, कॉमन चीज क्या है? फाई ही तो है, ऐसे केस में तब फाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4 सवाल नहीं बताए हमने, यहाँ पे आपको कितने सवाल बता दिए? 6 सवाल बना दिए हमने आपको, यहाँ पे 6 सवाल बना दिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? 6 सवाल तो देख लीजिएगा, अलग अलग तरीके का है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर मैंने बता दिया था, चौथा बता दिया था, चौथा पूरा करा दिया था भैया, डी मॉर्गन थ्योरम ही तो प्रूव कराना था। छठवां आ जाते हैं, सतवां मैंने करा दिया, छठवां आ जाते हैं, 6 नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। यहाँ पे यू क्या कह रहा है? यू एक समुच्चय है जो सार्वत्रिक समुच्चय है, यू यहाँ पे सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्या है सर? अरे क्या, बहुत बहुत धन्यवाद, ये क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अच्छा कोई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो बता ही दिया था यार, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट? 3 का 8, 3 का 8, ये 8, 8वां नंबर किसको किसको डाउट है? 8वां नंबर में डाउट है? सुनो, अब ध्यान सुनो, जिसको 8वां नंबर में डाउट है भैया, यहाँ पे यू क्या है? एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मतलब 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये सब है। ठीक है, 8वां नंबर आपसे क्या रहा है कि ये एक समुच्चय दिया है, मान लिया कि ए है, यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो भी है प्लस 5 बराबर 8 है, यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो भी है, यक्स में 5 जोड़ने पे 8 आ जाता है, तो वो कौन सी संख्या होगी यक्स? सिंपल, अरे यार एक लॉजिक है यार, इसे देखने को लग रहा है और देख के लग रहा है कि तुम बता सकते हो, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है जो तुम बता ही नहीं सकते हो। क्या हो जाएगा? 8वें नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? क्या हो जाएगा? खुद सोचो। कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों को पूरक लिखिए, इसका पूरक लिखना है। तो अब एक बात बताओ, यानी इसका क्या मतलब है? इसमें यक्स की जगह आप क्या डालोगे? यक्स की जगह क्या डालोगे? इसका मतलब यही हुआ ना कि यक्स की जगह यक्स सच दैट वो एक्स कोई और नहीं 3 डालोगे तो ही तो यहाँ पे यक्स की जगह 3 ही डालोगे, एक ऐसी ही संख्या है, मात्र एक ऐसी संख्या है 3, 3 डालने पर 3 में 5 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। यही तो हो सकता है, यही तो हो सकता है। लेकिन ये बोल रहा है कि इसका पूरक लिखिए, इसका पूरक लिखिए, तो पूरक में क्या हो जाएगा? 3 को छोड़ के, 3 को छोड़ के, तो बस यहाँ पे अब इसका जो पूरक होगा वो ये होगा कि यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो भी है वो 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, बस खत्म, सिंपल। यक्स जो भी है वो एक नेचुरल नंबर है, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं कि यक्स जो भी है वो नेचुरल नंबर, चाहे जो लिखे हो वही सही है। यक्स 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ एक्स जो भी है वो क्या है? एक नेचुरल नंबर है, मतलब 3 जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, नहीं समझे? नहीं समझे? देखो ऐसे मैंने कहा, देखो यहाँ पे इसका पूरक लिखना था, कंप्लीमेंट लिखना था, यानी यक्स की जगह क्या ऐसा संख्या डालोगे जो 8 मिलेगा, तो वो संख्या 3 ही तो है। अब पूरक का मतलब वो नहीं होना चाहिए, पूरक का मतलब वो नहीं होना चाहिए, तो ये 3 तो है, यानी यक्स की जगह क्या है? 3 है। अब इसी बात का अगर तुम पूरक लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो भी है वो नेचुरल नंबर है और यक्स 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी तरीका हो सकता है। तो बस इस सवाल का उत्तर ये हो जाएगा, सिंपल। और कौन सा सवाल था? तो ये तुम्हारा 8वां नंबर था। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 10वां नंबर, कितने लोगों को 10वां नंबर में डाउट है? कितने लोगों को 10वां नंबर में डाउट है भाई? यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो भी है वो 7 होना चाहिए या 7 के बराबर होना चाहिए, या 7 होना चाहिए या 7 से बड़ा होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि ये ए मान लो कोई समुच्चय है, इसमें 7 होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। और ये तो बोला नहीं है कहां तक होना चाहिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, ये पूरा कंटिन्यू चला रहा है। तो भैया इसका कह रहा है कि मतलब यू डैश क्या होना चाहिए फिर? मतलब इसका पूरक क्या होना चाहिए? इसका पूरक क्या होना चाहिए? यानी इससे छोटी संख्या, मतलब 7 से बड़ी संख्या यू में से काट दो, 7 से बड़ी 6 7 8 यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे संख्याएं 6 7 8 9 ऐसा होंगी, तो उसमें से 7 8 9 10 ये सारी संख्या काट दो, तो बची क्या? 6 5 4 3 2 1, तो इसका जो ए डैश निकालोगे वो क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा गुरुजी 1 2 3 4 5 और 6, यही तो होंगी, 1 से लेकर के 6 तक होंगी। इसी बात को अगर तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखोगे, ए डैश बराबर कि यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, जो यक्स होना चाहिए वो 7 से छोटा होना चाहिए, यक्स जो भी होना चाहिए 7 से छोटा होना चाहिए, ये 7 से बड़ा वो खत्म हो जाएगा, 7 से जो छोटा होगा वही पूरक हो जाएगा, खत्म। 11, कितने लोगों को डाउट है 11वें में? चलो 11वीं बता देता हूँ, चलो सब तुम्हें बता रहा हूँ, सब तुम्हें बता रहा हूँ, 11 नंबर डाउट। चलो, यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो भी है, यक्स जो भी है वो एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है,
एक प्राकृत संख्या है, यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो भी है वो प्राकृत संख्या है, और 2x+1 जो है और 2x+1 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 10 है, ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, यही है सवाल। 2x+1 जो भी है वो ग्रेटर देन 10 है, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आनी चाहिए, एक्स का कोई भी मान रखो वो 10 से ऊपर आना चाहिए। तो यक्स के कौन कौन से मान तुम रख सकते हो? क्या तुम एक रख सकते हो? अगर मान लो यक्स का मान एक रखते हो, यक्स का मान एक रखोगे तो 2 × 1+1, 2 करने 2 1 3, 3 ही तो आ रहा है, लेकिन ये बोला है कि 10 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, 10 से बड़ा, तो क्या रखोगे कि 10 से बड़ा है? हाँ, 4 रखोगे, 4 दूनी 8 1 9, नहीं 5 रखना पड़ेगा, यक्स का मान 5 रखना पड़ेगा। तो 2 × 5 + 1 यानी 2 × 5 = 10, 1 = 11। यक्स का मान 6 रख सकते हो गुरुजी, 2 × 6 + 1 2 × 6 = 12, 1 13। यक्स का मान 7 रख सकते हो, 2 × 7 + 1 = 2 × 7 = 14, 1 15। सबको समझ में आ रहा है? यानी ऐसी कोई संख्या रखना है जो पूरा सॉल्व करने पर 2x+1 को 10 से बड़ा है। क्या है? 10 से बड़ा है, समझ रहे हो ना? 10 से बड़ा है। अच्छा, और भी एक संख्या रख सकते हो, यक्स की वैल्यू 9/2 भी रख सकते हो। देख लो, अगर 9/2 रखोगे तो ये 9/2 का मतलब 5 से पहले भी एक संख्या होती है, 5 से पहले भी एक संख्या है जिसका नाम है यक्स बराबर 9/2। अब देखो 9/2 को इसमें रखो तो 2 × 9/2, यक्स की जगह 9/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा, बराबर का चिन्ह भी दिया है क्या? बराबर का चिन्ह अगर दिया होगा, अगर मान लो यहाँ पे बराबर का चिन्ह दिया होगा तो हम ये वाली संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई कि हम यक्स का मान 1 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, यही तो नहीं रख सकते, क्योंकि इन संख्याओं को रखने के बाद 10 से बड़ा नहीं आ रहा है, 10 से छोटा आ रहा है। लेकिन जैसे ही यक्स का मान 9/2 रख रहे हैं, यक्स का मान 9/2 रख रहे हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, 9 + 1 यानी 10 आ रहा है, यानी 10 आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। फिर हम 5 रख रहे हैं तो 11 आ रहा है, 6 रख रहे हैं 13 आएगा, 7 रखने 15 आएगा। अगर यक्स की मान 8 रखेंगे तो भैया हो सकता है 17 आ जाए, यही तो होगा, यही तो आएगा गुरुजी। सब लोग बताइए, क्लियर है सबको? क्या सबको समझ में आ रहा है? तो हमें कह रहा है कि इसका पूरक निकालिए, हमें कह रहा है कि इसका पूरक निकालिए। तो इसका पूरक क्या हो सकता है बेटा? इसका पूरक ये होगा कि यक्स इस प्रकार है कि यक्स का जो ये यक्स है वो एक नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर क्या नहीं होना चाहिए, कहां से कहां तक होना चाहिए, 9/2 तक होना चाहिए। यक्स का मान 9/2 होना चाहिए, 9/2 से। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? इसका ये अर्थ हुआ कि 9/2 डालने पर 10 आ रहा है, तो 9/2 से जैसे ही छोटा रखोगे या 9/2 रखोगे तो भैया 10 नहीं आएगा। तो हमें तो पूरक निकालना ना, इसका उल्टा निकालना। ये ए है तो ये तुम्हारा ए डैश है। ए डैश का मतलब क्या होता है भैया? उल्टा। उल्टा मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भैया, बहुत डिटेल में इस चीज को समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। इसका यह मतलब है कि यक्स की वो कौन कौन सी संख्या है जिनको रखने पर 10 आ जाता है। तो आपने ये देखा कि यक्स इस प्रकार है कि यक्स की वो जो संख्या है, अगर 9/2 से अगर बड़ा संख्या रखते हो, 9/2 से बड़ी संख्या रखते हो, तब तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 10 आ जाएगा, तब तो 10 आ जाएगा। लेकिन अपन को ये चाहिए ही नहीं, हमें इसी चीज का पूरक निकालना है। पूरक मतलब इसका उल्टा निकालना है। 9/2 से बड़ी संख्या, यानी अगर तुम 9/2 रखते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? 2 × 9/2 + 1, ये 2 से 2 कट जाएगा, 10 आएगा। तुम यक्स का मान अगर तुम 5 रखोगे, 9/2 का मतलब क्या होता है? 4.5, ठीक है ना? अगर 5 रखते हो तो 5 × 9/2, सॉरी 2 × 5 हो जाएगा +1, 2 × 5 = 10, 1 = 11। अगर यक्स का मान 6 रखते हो तो 2 × 6 + 1, 2 × 6 = 12, 1 13 हो जाएगा। ऐसे जितनी भी संख्या रखोगे, मतलब 9/2, 4.5 से जितनी भी बड़ी संख्या रखोगे, सब में 10 से ऊपर संख्या आ रही है। बात समझ में आ गया? लेकिन हमें क्या चाहिए? ये तो हमारा ए हो गया, ये तो इसका उत्तर हो गया, लेकिन हमें कह रहा है कि इसका पूरक निकालिए। हमारा जो उत्तर पूछ रहा है वो ए भी नहीं पूछ रहा है, कह रहा है इसका उल्टा पूछ रहा है, ए डैश पूछ रहा है। तो ए डैश मतलब इसी का उल्टा लिख रहा हूं कि यक्स का मान 9/2 से कम रखने पर 10 नहीं आएगा। तो यही लिख दिया मैंने कि यक्स का मान 9/2 या 9/2 से छोटा रखने पर 10 नहीं आ सकता। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? इतना डिटेल में था, चलो बढ़िया सवाल था। अब किसी को कोई डाउट? अब किसी को कोई डाउट? अब तीसरा नंबर में किसी को कोई डाउट नहीं ना? सब क्लियर है? सब क्लियर है? कोई कह रहा है पांचवा नंबर। अच्छा, कह रहा है कि यक्स इस प्रकार है कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है? 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है? जो 3 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? 3 × 18, 3 3 24, 3 9 27, 3 9 30, 30 होगी। 30 को 3 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, 15 30। तो बस इन संख्याओं को छोड़कर, ये सारी संख्याएं जो 3 और 5 से करती हैं, उन संख्याओं को छोड़ दो, बाकी जो संख्याएं होंगी वो 3 और 5 वो इसके पूरक हो जाएंगे। इसमें करना क्या है बेटा? इसमें करना क्या है? कुछ तो नहीं था। तो इसमें ये लिख देना ना, इसका उत्तर कहो तो उत्तर लिख के दिखा दूं? चलो इसका उत्तर भी लिख के दिखा दूं? क्या चाहते हो? इसका उत्तर लिख के दिखा दूं? 5वें नंबर का उत्तर लिख के दिखा दूं? चलो 5वें नंबर का उत्तर जानते हो क्या होगा? यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो भी होगा, इसी का उल्टा लिखना है। पूरक का मतलब उल्टा। 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो 3 और 5 से नहीं विभाजित होने वाली संख्या है। 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली एक संख्या है, तो इसी बात को लिख दो। 3 यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो है 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या है, नहीं होने वाली संख्या है, होने वाली संख्या है। ठीक है, खत्म हो गया। 5वां नंबर का उत्तर मैंने कर दिया। अर्जुन पागल हो गया एक नंबर के, तीसरा का 5वां बता दिया। अच्छा, ये 6वां सवाल देखो, 6वां सवाल देखो। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। U मतलब यहाँ पे कि सभी त्रिभुज, दुनिया के जितने भी त्रिभुज हैं वो सभी त्रिभुज हैं इसमें, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुज, दुनिया में जितने भी त्रिभुज होते हैं उनके समुच्चय की बात की जा रही है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। अच्छा, तुम्हें पता है ना, तुम्हें एक बात पता है, त्रिभुज अगर मेनली देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं।
इसको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान सुनो, ये तीन तरह के त्रिभुज हैं। अब तीनों का मतलब समझ भी रहे होगे ये कौन कौन से त्रिभुज हैं। अगर मैं नाम पूछूं तो बता भी दोगे। एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको समबाहु कहते हैं। सही बात है, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं भैया। समबाहु ही तो बोलते हैं, इक्विलेटरल बोलते हैं ना, इसी को तो इक्विलेटरल बोलते हैं। बोलो भैया, इसी को तो इक्विलेटरल बोलते हैं। हाँ, समबाहु का मतलब क्या होता है? समबाहु मतलब सारी भुजाएं जिसके बराबर हों, और इसके कोण क्या होते हैं? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, यही होता है। तीनों का कोण तीनों को मिलाकर 180 बन जाता है। ये क्या है? जिसके दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं, यानी 60-60 का होता है। और एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं विषमबाहु। ठीक है, तो इसमें सवाल ये पूछा है कि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। मतलब समझ रहे हो, एक ठो कोनो एंगल कहीं ना कहीं 60 डिग्री तो है, एक कोनो एंगल 60 डिग्री तो भिन्न नहीं है। तो ए डैश क्या होगा? ए डैश क्या होगा? ए कह रहा है कि अगर ए कह रहा है कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। इसमें ए क्या कह रहा है? ए क्या कह रहा है? त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें एक कोण, जिनमें एक कोण, जिनमें एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, 60 डिग्री से भिन्न है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो भैया ए डैश क्या होगा? एक कोण, कम से कम एक कोण 60 डिग्री, जिनमें एक कोण, जिनमें कम से कम, है ना, कम से कम, यही लिखा है ना, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो भैया सिंपल सी बात है, जो ए डैश होगा उसमें सभी जो कोण होंगे वो 60 डिग्री होंगे, उसमें सभी कोण जो होंगे 60 डिग्री होंगे। तो उन त्रिभुजों को क्या कहा जाता है? यानी त्रिभुजों का समुच्चय, यानी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, बस सिंपल सी बात, समझना था इसका, बस यही उत्तर हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, खत्म हुआ, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो बस सारे सवाल अब तो हो गए, सारे सवाल कंप्लीट हो गए भैया, सारे सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ भी बचा नहीं है। चलो आ जाओ भैया, 55 नंबर सवाल बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। 55 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं? अच्छा, 55 नंबर सवाल में देखो 4 पार्ट लिखा हुआ है, 4 सवाल है, इनका बेन आरेख डायग्राम बनाना है। देखो फर्स्ट के जो 2 पार्ट हैं उनका उत्तर सेम होगा। अब उसका पीछे रीजन है। पहला सवाल कह रहा है कि ए यूनियन बी का डैश, यही है, यही है। दूसरा क्या बोला है, जरा ध्यान से सुनना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही है। तीसरा सवाल आपको बोला है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का डैश। चौथा सवाल क्या बोला है? ए डैश यूनियन बी डैश। अब तुम खुद सोचो, इतने समझदार बालक हो कि बाबू रे ए यूनियन बी का होल डैश। डी मॉर्गन थ्योरम तुमने पढ़ा है गुरुजी कि ए यूनियन बी का जो डैश होता है, डी मॉर्गन थ्योरम अभी बताया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। सभी लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसी को तो डी मॉर्गन थ्योरम कहा जाता है, सभी लोग बताओ। तो कह रहा है कि इन चारों का उत्तर बताओ, तो इन दोनों का उत्तर सेम होगा, होगा कि नहीं होगा? जो इसका होगा ये वही इसका होगा। ये बात समझ में आ गया? सिंपल। अब यहीं यहाँ पे देख लो, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ भी लगेगा। ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो होगा वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। तो तीसरा और चौथा सवाल का जो उत्तर होगा सेम होगा, होगा कि नहीं होगा? अब आते हैं उत्तर, लेकिन होगा तो क्या होगा। अब आइए सवाल पे, इसका डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है, यहाँ बनाते हैं। चलो सब लोग देखते जाओ, सब लोग देखते जाओ। कह रहा है कि ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश। अच्छा, डैश का मतलब क्या होता है, समझो इस बात को। ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, जैसे मैं तुमसे पूछूं ए डैश का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे यू माइनस ए। तो अगर तुमसे कह दिया कि ए यूनियन बी का डैश का मतलब, तो यू माइनस ए यूनियन बी होगा कि नहीं? बोला होगा कि नहीं? ये बात सबको समझ। तो तुमको याद होगा, तो हमने ए यूनियन बी का एक चित्र बनवाया था, फिगर बनवाया था, याद है? कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है भैया? ए यूनियन बी का हमने एक चित्र बनवाया था, अगर आप लोगों को याद है तो। ए यूनियन बी का एक चित्र बनवाया था आप लोगों से, ए यूनियन बी का आप लोगों से एक चित्र बनवाया था, ऐसा ही कुछ था, याद है आप लोगों को? ए यूनियन बी का ये चित्र है, जिसमें आपका ये यू है, ये ए है, ये बी है, समझ रहे हो ना? ए यूनियन बी पूरा का पूरा यही होगा, मैंने आपको बताया था, याद होगा तो आपको। ए यूनियन बी ये पूरा का पूरा होगा, यही होगा ना? ए यूनियन बी यही तो होगा, यही तो होगा। तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, सीधे सोचो, सोचो, ए यूनियन बी तो यही था, यही तो था ना? ए यूनियन बी मतलब ए और बी का पूरा सम्मिलन, यही तो था। लेकिन तुमसे सवाल पूछा है, हमें ए यूनियन बी डैश चाहिए, यू में से ए यूनियन बी घटा दो। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए यूनियन बी के जो भी अवयव होते हैं यू में से घटा दो, मतलब ये वाला जो मटेरियल है घिरा हुआ है उसको हटा दो, बाकी सबको घेर दो, बस। यानी अब जो सवाल होगा, अब इसका जो उत्तर होगा वो ये नहीं होगा, वो ए होगा। समझ में आ गया? अभी इसको हम रंग देंगे, फिर अच्छे से लिख देंगे। चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा ये रंगने में दिक्कत है भैया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये तुम्हारा ए होगा, ये तुम्हारा बी होगा, ये यू होगा, सिंपल, खत्म होगा। अब ए यूनियन बी जो डैश होगा वो ये होगा। हम कैसे करते थे, खुद सोचो। जैसे मान लो
तुम्हें ए डैश निकालना है तो यू में से ए को घटा देते थे, मतलब ए के सारे अवयव यू में से घटा देते। जैसे मान लो 1 2 3 4 मान लो है, माइनस 1 2 है, तो तुम क्या करते थे, 1 और 2 को इसमें से हटा देते थे, यही तो है। तो 3 4 बचा, यही तो है सिंपल। तो मान लिया कि ये पूरा पूरा यू ही है, उसमें से ए और यूनियन बी यही मटेरियल था, तो इनको हटा दिया, बाकी सबको रंग दिया, वही क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। तो भैया पहले और दूसरे का उत्तर सेम होगा, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू के अनुसार ए यूनियन बी का डैश जो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो अब आ जाओ यहाँ पे नीचे, इन दोनों का उत्तर सेम होगा। सवाल क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का आप लोगों को मैंने सवाल लगवाया था, अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर आपको याद होगा तो आपको मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम बना दिया था। ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का ये आपको डायग्राम बनवाया था। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का अगर तुम डायग्राम देखोगे, अरे कुछ गड़बड़ दिख रहा है ना, ये कुछ गड़बड़ है, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। चलिए दे यार, चलो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर तुमसे पूछा जाए तो यही होगा, यही वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होगा, यही होगा ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होगा। सभी लोग बताओ, हमने बताया है ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ये ससुरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी हमें चाहिए नहीं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश चाहिए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ा करके सब कुछ चाहिए। समझ गए, क्लियर है, यानी इसका मतलब इसको u माइनस ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। क्लियर है, तो बस ये वाला पार्ट घटा दो, खत्म कर दो, और बाकी सारे पार्ट्स को रंग दो। तुहरा में बसे राजा हमारो परनामा हो, रात दिन रहे बस तुहरा धियानवा हो। अब इसको कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, पेंसिल से तुम लोग रंग देना। टाइम हो गया, लग तो रही है यार, मुझे समझ में नहीं आया। समझ गए, अभी गोला छिप गया, कहोगे गुरुजी गोलवा छिप गया, गोलवा फिर बना देते हैं, और हो सकता है उस तरीके से ना बन पाए। चलो जो कुछ अजीब बन गया ना, कोई बात नहीं, समझ लो यही गोलवा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, सपोज दैट मान लेना यही गोलवा है, अब कौन बनाने जाए अच्छे से, फिर समझ जाना। समझ गया, तो ये वाला अब जो पार्ट होगा, यही जो पार्ट होगा अब ए यूनियन बी का डैश होगा। ठीक है, हो गया। क्लियर है बेटा, समझ में नहीं आ रहा है फिर से एक बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, फिर से सारे लेक्चर एक बार देखना तो क्लियर हो जाएगा, मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ बेटा, फिर से आप एक बार अच्छे से कर लेना। ठीक है, हो गया तुम्हारे पूरे 1.5 कंप्लीट। ठीक है, तुम्हारे 1.5 पूरा कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा प्रश्नावली 1.5 पूरा तरीके से कंप्लीट, हर एक सवाल मैंने बता दिया यहाँ पे, 1.5 पूरी तरीके से कंप्लीट। तो जिनको इधर उधर होगा एक बार फिर से आप जाकर के घर पे एक बार देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखना जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो अब हम लास्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.6। ठीक है, 1.6 पढ़ेंगे,